Hello students, welcome to Geography Guru channel. I hope that you all are fine and you all are safe. First of all, I would like congratulate all of you because finally you are in 10th class. 10वीं में आ गए हो. काफ़ी लंबे टाइम से आप सोच रहे होंगे कब हम 10th में होंगे. ये आपकी पहली एकेडमिक्स की बोर्ड की क्लास होगी. खुश भी होंगे कि आप बोर्ड क्लास में आ गए होंगे. थोड़ा सा प्रेशर भी होगा कि बोर्ड क्लास में आ गए हैं. ऊपर से वो प्रेशर तब बढ़ जाता है जब पड़ोसी पूछते हैं, आपके रिलेटिव पूछते हैं कि मुन्ना बोर्ड क्लास में हो गया है, इस बार मार्क्स लेगा ना, तब पता चलेगा. बहुत पढ़ना पड़ता है, ये भी आपने सुना होगा. या आपके बड़े जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए या अच्छे नहीं भी लिए हैं तो भी उन्होंने कहा होगा बोर्ड की क्लास है, पता वहाँ चलेगा. 9th में अगर अच्छे स्कोर आए हैं तो भी आपके ऊपर प्रेशर है कि 10th में उसको कैसे मेंटेन रखें. तो नो डाउट ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शंस में जा रहे हो, लेकिन सब कुछ नहीं डिपेंड करता. पहली चीज़, आपके 9th में कितने भी मार्क्स आए हैं, अगर आपके 40% है, 45% है, डजेंट मैटर. यहाँ से एक नई रेस स्टार्ट होती है. फ्रेश स्टार्ट कीजिए आप. दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है 10th क्लास में जब आप जा रहे हो, आप अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज़ कीजिए. आपके जो शुरुआत के 3 मंथ्स होते हैं, अप्रैल, मई, जून, और उससे पहले मार्च में जितना भी टाइम मिलता है, जिसने जितना अधिक उसको यूटिलाइज़ कर लिया उतना ही इजी हो जाता है आगे का सफ़र तय करना. और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्लानिंग. प्लानिंग अगर आपने कर ली, मीन्स वी हैव डन हाफ, आधा काम हो गया, तो वो भी ज़रूरी है. तो ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा स्कोर करो, आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं. तो आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस सिलेबस के बारे में. सामाजिक विज्ञान का सिलेबस हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ चैप्टर के नाम नहीं बताने वाले, हम बात करने वाले हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चैप्टर में क्या रहेगा. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स रहेगी. एनसीईआरटी की हमारे पास 5 बुक्स रहेगी. यस, 5. कौन कौन सी? हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपने 9th में पढ़ी है, यानी कि वही आपके पास रहेगी, हिस्ट्री होगी. इसके अलावा आपके पास जियो की बुक होगी जो आपने पढ़ी है 9th में. इसके अलावा आपके पास होगी पॉलिटिकल साइंस की बुक, ये भी आपके पास थी, जिसको आप शायद सिविक्स के नाम से जानते हो या फिर डेमो भी इसको बोलते हो, डेमोक्रेसी. और इकोनॉमिक्स की बुक रहेगी और डिजास्टर मैनेजमेंट की. यानी कि हमारे पास टोटल 5 बुक्स रहेगी. जियो, हिस्ट्री, इको, पॉलिटिकल साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट. हाँ, ये भी आपके सिलेबस में है. हो सकता है आपने ना किया हो, लेकिन ये आपके 9th और 10th में सिलेबस का हिस्सा होता है. इसमें हम कुछ डिजास्टर्स के बारे में जानते हैं और एक प्रोजेक्ट हमें तैयार करना होता है. यानी हमारी जो 5th बुक है वो हमारे एनुअल एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं रहती है. ओके, तो चलिए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं. हिस्ट्री में हमारे पास जो टोटल चैप्टर हैं वो रहने वाले हैं 5. हम HBSC और CBSE दोनों का साथ साथ लेके चलेंगे. पहला जो चैप्टर है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, ये रहेगा आपका हिस्ट्री में. लेंथी चैप्टर है. आपने जब भी अगर बुक्स ले ली है और आपने खोला है तो सबसे पहले उसी चैप्टर को निकाला होगा. पेज जब पलटे होंगे सांस फूल गई होगी, इतना लंबा चैप्टर. और थोड़ा उसकी वर्डिंग भी आपको थोड़ा ओड लगा होगा कि वर्डिंग भी अलग है, कहानी भी अलग है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इसको स्टोरी के साथ करोगे तो बहुत आसान है. इसमें कहानी दी गई है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, उन्होंने सहयोग दिया. आप पढ़ोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, आप पढ़ोगे फ्रेडरिक सोरियो के बारे में, नेपोलियन के बारे में, उदारवादियों के बारे में, रूढ़िवादियों के बारे में, और फिर लास्ट में आप पढ़ोगे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का एकीकरण. तो ये सब कुछ इस चैप्टर में है. इंपॉर्टेंट होता है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आने की काफ़ी संभावनाएं रहती है. उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है, इंडो चाइना में, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, वो आपके सिलेबस में से, चाहे वो HBSC हो या CBSE हो या वो किसी भी बोर्ड के जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो उनके सिलेबस का हिसाब नहीं है. उसके बाद हम
तीसरा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री में, वो है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर कंपैरेटिवली इजी इसलिए है क्योंकि काफ़ी कुछ आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। ये कहानी है वास्तव में 1915 से 1934 तक, वो दौर जब हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। इसमें पढ़ेंगे गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों के बारे में, चंपारण आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अहमदाबाद आंदोलन के बारे में, खेड़ा आंदोलन के बारे में। उसके बाद 3 बड़े आंदोलन है, वो भी इस चैप्टर का हिस्सा है, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन असहयोग मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके अलावा दांडी मार्च, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, ये कुछ और टर्म्स होंगी जो इस चैप्टर में करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ करके, क्योंकि ये हमारे देश से, हमारी आज़ादी से जुड़ा हुआ किस्सा, वो हिस्सा है, वो कहानी है जो हमें जाननी चाहिए। उसके बाद हमारा 4th चैप्टर जो हिस्ट्री में रहेगा वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। कैसे पूरा विश्व है वो एक दूसरे के नज़दीक आया, कैसे पूरा विश्व है वो अब की बात करें गांव की तरह हो गया, लेकिन पास्ट में क्या हुआ, क्या पहले से ऐसा था, कौन कौन सी परिस्थितियां रही थी जिन्होंने सहयोग दिया पूरे विश्व को एक बनने में, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैसे अमेरिका पर अधिकार हुआ या उसको उपनिवेश बनाया गया, कैसे अफ्रीका को उपनिवेश बनाया गया, कैसे और कौन से प्रभाव थे जो भारत के ऊपर पड़े, कैसे हम नज़दीक आए, वो सब कुछ पढ़ेंगे। छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे लेकिन वो लिमिटेड होंगे जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। 5th है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। जो सीबीएसई स्टूडेंट है उसको 4th और 5th में से कोई एक चैप्टर करना है, चॉइस होगी, और मैं प्रेफर करूँगा कि आप 5th के साथ जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ईजी रहेगा। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें बात करेंगे औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई, इंग्लैंड से हुई, यूरोप से हुई, उसके बाद उसका यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा, भारत में क्या प्रभाव पड़ा, कैसे उन परिस्थितियों को सामना किया गया, और उसके साथ साथ विश्व में किस प्रकार की नई राजनीति शुरू हुई, किस प्रकार से नए आर्थिक समूह बने, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। भारत के शुरुआती उद्योगपति है उनके बारे में भी हम जानेंगे इसी चैप्टर के द्वारा, और इसमें हम जानेंगे कि कैसे मार्केटिंग की जाती थी। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत आसान भी रहने वाला ये। उसके बाद जो लास्ट 7th चैप्टर है हमारे सिलेबस का हिस्ट्री का, वो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। 8th चैप्टर आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें कहानी है प्रिंट की, हर वस्तु की एक कहानी होती है। आपके पास मोबाइल है, इसकी भी कहानी है, आपके पास पेंसिल है, उसकी भी कहानी है, और हर किसी का एक इतिहास होता है। इसमें हम प्रिंट के इतिहास की बात करेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, प्रिंट सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, चाइना से शुरू हुआ, वहाँ से जापान गया, कैसे यूरोप पहुँचा, यूरोप में क्या बदलाव लेके आए, क्या सभी ने इसका वेलकम किया, या कुछ लोग प्रिंट के खिलाफ थे, हाँ खिलाफ थे, कौन थे, क्यों थे, फिर भारत कहाँ से आए, ये प्रिंट जो आप पेपर देखते हो ये प्रिंट है, और भारत में आने के बाद भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा को प्रभावित किया, क्या क्या बदलाव आए, ये कहानी है। यानी प्रिंट के आसपास घूमेंगे हम। गुटेनबर्ग प्रेस की हम बात करने वाले हैं इसमें हम बात करने वाले प्रिंट मेनिया की, मुद्रण संस्कृति की, मुद्रण आंदोलन की। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें रहेंगे जिसके द्वारा हम मुद्रण यानी प्रिंट कल्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक बड़ा बदलाव जो लेके आए हैं। तो ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। हमारे पास टोटल 5 चैप्टर रहेंगे एचबीएससी या स्टेट बोर्ड्स के लिए। सीबीएसई के लिए चैप्टर जो रहेंगे वो 4 रहेंगे, 4th और 5th में से चॉइस अवेलेबल होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का सिलेबस क्या रहने वाला वो बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी में एक तरीके से जैसा आपने 9th में छोड़ा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करें। कुछ और जो इंडिया से रिलेटेड हैं, जो ज्योग्राफिकल पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जानना चाहिए, वो सब कुछ हम जानेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। और ये जो ज्योग्राफी आप पढ़ने वाले हो 10th क्लास में, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन फ्यूचर जब भी आप तैयारी करोगे, चाहे वो किसी भी लेवल की तैयारी करे हो, जहाँ पे जीके होगा, जनरल अवेयरनेस की बात होगी, उसमें से काफ़ी कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो इसी क्लास से लिए जाएंगे। तो आसान है, स्कोरिंग है, सबसे इजी है ये आपके 10th क्लास के सोशल साइंस का हिस्सा।
तो सबसे पहले पहला चैप्टर है संसाधन और विकास, जिसमें समझा जाएगा कि संसाधन क्या होता है, ये हम समझेंगे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन कितने प्रकार का होता है, संसाधन की प्लानिंग क्या होती है, मिट्टी के बारे में जानेंगे और अपर्दन के बारे में जानेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक है, पहला चैप्टर है वो सेकंड और थर्ड, ये पहले जो 3 चैप्टर हैं या आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो हम संसाधन जो पहले पढ़ा है उसको एक तरीके से हम रिकैप्चुलेट करने वाले हैं, दोबारा से याद करने वाले हैं। आसान है, आसपास की चीज़ें हैं जिनको हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड जो हमारा रहेगा वन और वन्य जीव संसाधन, जियो में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये सीबीएसई जो सिलेबस है उसमें पीरियोडिक टेस्ट में ही एक तरीके से उन्हीं में ही एवल्यूट किया जाएगा, असेस किया जाएगा। यानी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं रहेगा ये, और जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैप्टर है। इसमें जानेंगे हम वन संपदा क्या होती है, हम जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में, हम जानेंगे वनों और वनस्पतियों या वन्य प्राणियों का वर्गीकरण IUCN जो IUCN है उसके अनुसार कितने वर्गों में किया जा सकता है, वनों के वन्यजीवों के विनाश के कारण क्या है, कैसे इनका संरक्षण किया जा सकता है, सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया है। बेसिक सी चीज़ें हैं। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है जल संसाधन, बहुत छोटा सा चैप्टर है। जल संसाधन में हम बात करने वाले हैं जल दुर्लभता क्या है, जल की कमी के कारण क्या है, जल संरक्षण क्या प्राचीन भारत में किया जाता था, तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे। हम बात करेंगे बांधों की, उनके लाभ क्या हैं, उनकी हानियाँ क्या है, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ इस चैप्टर में जानेंगे। और जल संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसकी बात करेंगे। सीबीएसई के लिए ये चैप्टर भी पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, यानी कि ये आपका एनुअल असेसमेंट का, एनुअल एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं रहेगा। स्टेट बोर्ड के लिए तीनों चैप्टर कंपलसरी में है। फोर्थ चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, जियो का। इसमें एग्रीकल्चर के टाइप्स, इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स और ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। कृषि क्या है, कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कृषि की रीत में कौन कौन सी होती है, और वैश्वीकरण का कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़े हैं, आज़ादी के बाद क्या क्या सुधार हुए कृषि में, ये सब कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चंस जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। किसी एक क्रॉप है उसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशंस या रिक्वायरमेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। जो इम्पोर्टेंट फसलें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है या जो आपके सिलेबस में इस चैप्टर में, वो हैं कपास, पटसन, गेहूँ, चावल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी और रबड़। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हो कृषि चैप्टर में। फिफ्थ जो चैप्टर है वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें हम पढ़ेंगे खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में, हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, उनके वितरण के बारे में, खनिजों के टाइप कितने होते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज है उसमें हम परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं, ऊर्जा संसाधन या खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों और कैसे करें, ये सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया है। सिक्स्थ है, फिर से एक थोड़ा छोटा और आसान चैप्टर आ जाएगा, विनिर्माण उद्योग, उनका वर्गीकरण, कच्चे माल के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, भार के आधार पर, पूंजी के आधार पर, श्रम के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योग कहाँ पर लगते हैं, उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, वो इस चैप्टर में दिया गया जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे। हम लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, गन्ना उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सब की बात करेंगे। सेवंथ जो लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का 10th क्लास का, वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पक्ष, परिवहन के साधन, व्यापार, पर्यटन, इनको आधार कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो हम परिवहन है उस पे ज़्यादातर हिस्सा है वो परिवहन का है। इसमें इस चैप्टर में
हम सड़क परिवहन उसके गुणों की बात करेंगे, सड़कें कितने प्रकार की होती है, रेल परिवहन उनके गुणों की बात करेंगे, उनकी समस्याओं की बात करेंगे, जल परिवहन की बात करेंगे, हम वायु परिवहन की बात करेंगे, और फिर हम पर्यटन, व्यापार और संचार के साधनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका 70% जो इस चैप्टर का भाग है वो है परिवहन, और बाकी व्यापार, पर्यटन और संचार के साधन। तो ये था हमारा ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी में हमारे पास 7 चैप्टर हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर ज़्यादा हैं पिछली क्लास के कंपैरिजन में। टोटल 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। 2 कहानियाँ दी गई है। वैसे पूरी जो पॉलिटिकल साइंस है जो तैयार की गई, बड़े अच्छे तरीके से तैयार की गई। पूरे जो चैप्टर है सारे के सारे वो हम कहानियों के द्वारा समझेंगे। कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स जो कहानियों के द्वारा हम समझ लेते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो सत्ता की साझेदारी, इसमें हम श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी के द्वारा समझेंगे कि सत्ता का बंटवारा, पावर शेयरिंग है, वो क्यों की जानी चाहिए, ना करें तो क्या होता है, करें तो कैसे करें। संघवाद है, उसमें हम समझेंगे संघवाद क्या होता है, भारत कैसे एक संघीय देश है, कितने प्रकार का होता है। तो ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। संघवाद एक प्रकार की सरकार होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक सत्र होते हैं, सरकार के लेवल होते हैं। तो भारत भी एक संघीय देश है, कैसे हैं, क्या विशेषताएं होती है, ये सब कुछ हम जानेंगे सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटीज़ को कैसे साथ लेके चलते हैं, कैसे विविधता है वो लोकतंत्र को मजबूत करती है, इस विविधता के आधार क्या होते हैं, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। इसमें भी एक कहानी से शुरुआत होती है, जो मैक्सिको ओलंपिक है वहाँ से शुरुआत होती है। तो कहानी के द्वारा कब ये कंसेप्ट समझ लेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनुअल एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं होगा, केवल पीरियोडिक टेस्ट है उसी का हिस्सा रहेगा ये। फोर्थ चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, कास्ट, रिलीजन एंड द जेंडर। इसमें हम इन 3 महत्वपूर्ण पक्षों की बात करेंगे। कास्टिज्म है वो पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करती है, कैसे पॉलिटिक्स कास्टिज्म को प्रभावित करती है। हम बात करेंगे धर्म की, जेंडर की, ये कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज में। हम बात करेंगे महिलाओं के साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है। हम बात करेंगे सांप्रदायिक राजनीति की। उसके बाद फिफ्थ जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए पीरियोडिक टेस्ट के लिए ही होगा, सिर्फ एनुअल एग्जामिनेशन में असेस नहीं किया जाएगा। सो ये है आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट, जन संघर्ष और आंदोलन। इसमें 2 कहानियाँ दी गई है, 2 केस स्टडी दी गई है। पहली केस स्टडी है नेपाल की, वहाँ का लोकतंत्र का युद्ध, और दूसरी केस स्टडी है बोलिविया का जल युद्ध, वाटर वॉर ऑफ बोलिविया। उनके द्वारा हम समझेंगे कैसे हम अपने अधिकार जन संघर्ष या आंदोलनों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ये आंदोलन क्या होते हैं। और आंदोलनों के साथ साथ हम बात करेंगे यूनियन की, दबाव समूह की, ये लोकतंत्र को क्या कमज़ोर करते हैं या मजबूत करते हैं, ये सब कुछ कंक्लूड करेंगे इसी चैप्टर में। 6 जो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, वो चैप्टर है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल प्रांतीय, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रांतीय होते हैं और राष्ट्रीय होते हैं। किस आधार पे होते हैं, उनके अंग कौन से होते हैं, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, उनकी कमियां क्या है, उनको कैसे सुधार सकते हैं। और हमारी महत्वपूर्ण नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी बात करेंगे। ये आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि पॉलिटिक्स है वो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए और पिछले कुछ वर्षों में लोगों का इंटरेस्ट है वो बढ़ा है, आम लोगों को भागीदारी है वो बढ़ी है। तो उन बारीक जो पेचीदियाँ हैं उनको हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं, और हो सकता है बहुत सी बातें आपको पहले से पता हो। लोकतंत्र का परिणाम 7 चैप्टर होगा, लोकतंत्र की चुनौतियाँ 8 चैप्टर होगा। 8 चैप्टर सीबीएसई के एनुअल एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं है। ये दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। लोकतंत्र के परिणाम में हम बात करेंगे लोकतंत्र है वो कैसे बेहतर शासन है, कैसे उसको बाकी व्यवस्थाओं से, बाकी शासनों से बेहतर माना जाता है, क्यों।
और चुनौतियों में हम बात करेंगे, उसके कुछ चैलेंजेस हैं, 3 मुख्य चुनौतियां हैं। जैसे लोकतंत्र है, कुछ देशों में नहीं पाया जाता है, कुछ देशों में मजबूत नहीं है, कुछ देशों में स्थिर नहीं है। इसके अलावा बेरोजगारी की चुनौती है, गरीबी की चुनौती है, कम आर्थिक विकास की चुनौती है। वो सब कुछ हम बात करेंगे। यानी दोनों में हम वैसे लें तो एक एक टॉपिक ही एक एक चैप्टर में दिया गया है। सबसे छोटे चैप्टर हैं ये आपके अब तक के 9th और 10th क्लास के। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस रहेगा। इसमें टोटल चैप्टर 8 हैं, लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट है उनके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 5 चैप्टर्स रहेंगे। अब हम लास्ट हमारा जो बुक है वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। उसमें पहला जो चैप्टर रहने वाला है वो है विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, विकास का मापन कैसे किया जाता है, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक कैसे मापन करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब कुछ इस चैप्टर में है। काफ़ी कुछ हम ज्योग्राफी में कर चुके हैं विकास के बारे में, काफ़ी कुछ यहाँ पे रिपीट होने वाला है। छोटा चैप्टर है ये। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें भी आप जो पढ़ चुके हो वही हम पढ़ने वाले हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, उनके बारे में हम जानेंगे। जीडीपी क्या होती है, उसकी गणना कैसे की जाती है, और टर्सरी सेक्टर है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कारण है उसके, उस सब का पोस्टमार्टम इस चैप्टर में करेंगे, विश्लेषण करेंगे हम। मुद्रा और साख 3rd चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट। इसमें हम एनालिसिस करेंगे, हम मनी क्या होती है, मुद्रा क्या होती है, उसके विभिन्न रूप क्या होते हैं, पहले कैसे होता है जब मुद्रा नहीं होती थी, ऋण क्या होता है, बैंक ऋण क्यों देते हैं, लोन क्यों देते हैं, और ऋण और कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, क्या तरीके होते हैं, क्या शर्तें होती है, ये सब कुछ बात करेंगे। प्रैक्टिकल चैप्टर है जो जानना हमारी लाइफ के लिए भी ज़रूरी है कि क्या हम आगे बढ़ने के लिए, ऋण लेने का मतलब ये नहीं होता कि पीछे हटना, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो कौन कौन से रास्ते होते हैं। 4th चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके लाभ क्या हैं, ये संभव क्यों हो पाया। हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के विभिन्न तरीके, उसमें मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसीज की भूमिका, डब्ल्यूटीओ की भूमिका, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। ये भी हमारे बाज़ार से, हमारे शहर से, हमारे आसपास से जुड़ा हुआ चैप्टर है। थोड़ा सा एक अच्छा सा अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। 5th चैप्टर है जो सीबीएसई स्टूडेंट्स के एनुअल एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं रहने वाला है। इसमें से सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क है वो तैयार करना है उनको, लेकिन स्टेट बोर्ड्स के लिए ये कंपलसरी है। इसमें कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकारों की बात करेंगे, उपभोक्ताओं का शोषण, एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है, क्यों होता है, और उसके संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पास किया गया था 1986 में, उसमें क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, कर्तव्य क्या है। तो ये टोटल आपका सिलेबस रहने वाला है। सारा सिलेबस है, 9th से कंपेयर करें इजी रहने वाला है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप इसकी प्लानिंग कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस है वो नवंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 15 दिसंबर तक आप कवर कर लीजिए, ताकि बाद में रिवीजन के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल पाए और आप अपना एंड में फोकस है वो साइंस और मैथ्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर दे पाएँ। अगर अभी से आपने प्लानिंग नहीं की तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा सबसे अच्छा तरीका इसमें यह है कि आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नोट्स प्रिपेयर करते हैं कॉन्फिडेंस आता है, नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम समझते हैं चीज़ों को, सुनते नहीं हैं सिर्फ। तो आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए खुद के, और उसके बाद इसको तैयार कीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं, लाइफ के लिए तैयार कीजिए, समझने के लिए तैयार कीजिए। तो ये था आपका सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th क्लास।